नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो CTET या JTET की तैयारी कर रहे हैं। जी, एक सवाल है सबसे, और सच सच बताइएगा। हाँ जरूर। जैसे ही कोई बोलता है NCF 2005 या NEP 2020, दिमाग में एक आवाज नहीं आती? कौन सी आवाज? अरे नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा और उबाऊ है। हाँ ये तो होता है, इसे बाद में देखेंगे, और वो बाद फिर कभी नहीं आता। बिल्कुल, और यहीं पर मतलब सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सही बात है, क्योंकि इन परीक्षाओं को तो NCF और NEP से कुछ खास ही प्यार है। तो आज हमारा मिशन यही है, हम इन भारी भरकम लगने वाली नीतियों को एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि इनके पीछे का असली आइडिया क्या है, ताकि जवाब रटा हुआ ना हो बल्कि समझ से निकले। बिल्कुल। तो शुरू करें कहानी के पहले अध्याय से। हाँ करते हैं। अध्याय 1, पुराना स्कूल बनाम नया स्कूल। ये NCF 2005 का मतलब पूरा सार है। पुराना स्कूल, ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में एक तस्वीर आती है। कैसी तस्वीर? सीधी सीधी लाइन में बैठे बच्चे, टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं और सब चुपचाप कॉपी कर रहे हैं। टीचर ने सवाल पूछा, बच्चों ने रटा रटाया जवाब दे दिया। सब कुछ बड़ा अनुशासित पर थोड़ा बेजान सा। आपने बिल्कुल सही तस्वीर बनाई है। इसे ही कहते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षा, टीचर सेंट्रिक। मतलब जहां हीरो टीचर है। हाँ, टीचर ज्ञान का सागर है और बच्चे खाली बर्तन जिन्हें बस भरना है। NCF 2005 ने इसी सोच को बदलने की बात की और कहा कि अब हीरो बच्चा होगा। एकदम सही। अब शिक्षा बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंट्रिक होगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि टीचर अब बस पीछे बैठेंगे और बच्चे जो मन में आए वो करेंगे? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। टीचर की भूमिका खत्म नहीं हुई, बल्कि बदल गई है। अच्छा, कैसे? अब वो ज्ञान के स्रोत नहीं है, वो सुविधादाता है, फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर? जी, उनका काम बच्चे को जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे खुद ज्ञान बनाने में मदद करना है। बच्चा खाली बर्तन नहीं है, वो अपनी जिज्ञासा लेकर क्लास में आता है। तो टीचर का काम है उस जिज्ञासा को एक सही दिशा देना। बिल्कुल। तो अगर परीक्षा में सवाल आए कि एक टीचर बच्चों को अपने अनुभव बताने के लिए कह रही है, तो वो NCF के हिसाब से चल रही है। समझ गया। और यहीं से शायद दूसरा बड़ा आइडिया भी जुड़ता है। कौन सा? वो जिसने हम सबको बचपन में बहुत परेशान किया है, रटना। हाँ, रटना। NCF का तो एक मेन पॉइंट ही है, रटंत पढ़ैल की छुट्टी। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे याद है इतिहास की तारीखें रटना कितना मुश्किल था। और NCF इसी मानसिक बोझ की बात करता है। उसका सिद्धांत है बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन। हाँ, ज्यादातर लोग सोचते हैं इसका मतलब बस स्कूल बैग का वजन कम करना है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत ज्यादा। इसका असली मतलब है रटने का दिमागी बोझ कम करना। जब बच्चा किसी चीज को करके सीखता है, अपने आसपास की दुनिया से जोड़कर सीखता है, तो वो ज्ञान उसके लिए बोझ नहीं रहता, वो एक खोज बन जाता है। सही पकड़ा, वो एक खोज बन जाता है। तो NCF सिर्फ क्या पढ़ाना है इस पर नहीं, बल्कि कैसे पढ़ाना है इस पर ज्यादा जोर देता है। बिल्कुल। परीक्षा में अब सीधा सवाल नहीं आता। तो कैसा सवाल आता है? सवाल कुछ ऐसा होगा कि एक टीचर बच्चों को पौधों के बारे में पढ़ाने के लिए उन्हें बगीचे में ले जाती है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये तो करके सीखना हुआ, लर्निंग बाय डूइंग। जी, और यही NCF की आत्मा है। जिसने रटा है वो शायद कंफ्यूज हो जाए, पर जिसने इस सोच को समझा है वो तुरंत सही जवाब देगा। तो ये तो हुई NCF 2005 की बात, जिसने क्लासरूम के अंदर की सोच बदली। हाँ, एक तरह से ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट था। और अगर NCF एक सॉफ्टवेयर अपडेट था, तो NEP 2020 तो वो तो पूरा हार्डवेयर ही बदल रहा है। क्या खूब कहा आपने। NEP 2020 को पूरी पढ़ाई का रेनोवेशन कहना बिल्कुल सही है। रेनोवेशन? हाँ, जैसे पुराने घर को तोड़कर नया बनाते हैं, ये पुरानी 10+2 वाली बिल्डिंग गिराकर एक नई 5+3+3+4 वाली बिल्डिंग बनाने जैसा है। ये 5+3+3+4 का ढांचा सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। नहीं, उलझा हुआ नहीं है, बल्कि बच्चे के विकास के हिसाब से बहुत वैज्ञानिक है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पहला 5 है फाउंडेशनल स्टेज, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। मतलब प्ले स्कूल से क्लास 2 तक? जी, यहाँ कोई परीक्षा नहीं, कोई भारी किताबें नहीं, सिर्फ खेल, कहानियां और एक्टिविटी। मकसद है कि बच्चा स्कूल आने से डरे नहीं
उसे मजा आए। यानी सीखने की नींव को मजबूत करना। बिल्कुल। फिर आता है अगला 3, मतलब प्रेपरेटरी स्टेज, क्लास 3 से 5। यहाँ क्या होगा? यहाँ खेल के साथ साथ लिखने, पढ़ने और गणित जैसी बुनियादी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अगला 3, मिडिल स्टेज, क्लास 6 से 8। यहाँ से विषयों की पहचान शुरू होगी, विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान। और वोकेशनल स्किल्स भी तो यहीं से शुरू होती हैं। हाँ बिल्कुल, यहीं से बच्चे कोडिंग या कारपेंटरी जैसी चीजें भी सीख सकते हैं। वाह, मतलब छठी क्लास का बच्चा कोडिंग सीखेगा। हाँ, ताकि पढ़ाई सिर्फ किताबें ना रहे, असल जिंदगी के हुनर से भी जुड़े। और आखिरी 4, वो है सेकेंडरी स्टेज, क्लास 9 से 12। यहाँ गहरी समझ और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर होगा। और सबसे बड़ा बदलाव यही है, विषय चुनने की आजादी। जी, ये तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है कि अब कोई छात्र फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है। हाँ। विज्ञान, कला और कॉमर्स की दीवारें टूट गईं। काश हमारे जमाने में ये होता। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है। इसे कहते हैं बहुविषयक दृष्टिकोण, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मतलब ये कि आज दुनिया की कोई भी बड़ी समस्या, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, उसे आप सिर्फ विज्ञान से नहीं समझ सकते। सही बात है। उसके लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सब कुछ चाहिए। बिल्कुल। तो ये नीति बच्चों को शुरू से ही अलग-अलग विषयों को जोड़कर सोचने के लिए तैयार करती है। तो ये सिर्फ विषय चुनने की आजादी नहीं, ये सोचने का तरीका बदलने की कोशिश है। जी हाँ। अब आते हैं उस चीज पर जिससे सबको डर लगता है, परीक्षा और रिपोर्ट कार्ड। एनईपी ने इस पर भी बहुत बड़ा बदलाव सुझाया है। मूल मंत्र है, नंबर नहीं बच्चा जरूरी। वाह, नंबर नहीं बच्चा जरूरी। हाँ, अब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं होगा, उसे कहा गया है 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड। 360 डिग्री? इसका क्या मतलब है? रिपोर्ट कार्ड गोल होगा क्या? नहीं, इसका मतलब है कि बच्चे का मूल्यांकन हर दिशा से होगा, सिर्फ पढ़ाई नहीं। तो फिर और क्या-क्या देखा जाएगा? ये देखा जाएगा कि बच्चा टीम में कैसे काम करता है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, वो किसी समस्या को कैसे सुलझाता है। अच्छा, और ये आकलन कौन करेगा? सिर्फ टीचर? नहीं, यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। टीचर तो करेंगे, साथ में बच्चे के दोस्त यानी सहपाठी भी करेंगे। उसे पेयर असेसमेंट कहते हैं। और सबसे जरूरी, बच्चा खुद अपना आकलन करेगा, सेल्फ असेसमेंट, ताकि वो अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना सीखे। ये तो बहुत ही अच्छा है। इससे तो परीक्षा का डर ही खत्म हो जाएगा। यही मकसद है, बच्चे पर पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं, बल्कि उसे सीखने में मदद करना। तो हमने एनसीएफ को समझा, एनईपी के नए ढांचे को देखा। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब सीटी8 या जेटी8 की परीक्षा में कैसे काम आएगा? यही तो इस पूरी कहानी का राज है। राज? हाँ, परीक्षा में अब ये नहीं पूछते कि एनईपी 2020 कब लागू हुई। तो क्या पूछते हैं? वो आपको एक स्थिति देते हैं, सिचुएशन बेस्ड सवाल होते हैं। वो आपकी समझ को परखते हैं, रटने की क्षमता को नहीं। कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? जरूर। मान लीजिए सवाल है, एक बच्चा क्लास में सवाल पूछने से डरता है। एनईपी 2020 के अनुसार एक टीचर को क्या करना चाहिए? और विकल्प दिए होंगे। हाँ, जैसे उसे अनदेखा कर दो, उसे डांटो, उसे हिम्मत दो और ऐसा माहौल बनाओ कि वो बिना डरे सवाल पूछे, या डी उसके माता पिता से शिकायत करो। इसका जवाब तो बहुत साफ है, सी ही होगा। साफ इसलिए है क्योंकि अभी हमने इन नीतियों की आत्मा को समझा है कि माहौल बच्चा केंद्रित और भयमुक्त होना चाहिए। एकदम। जिसने सिर्फ तथ्य रटे हैं वो शायद एक पल को सोचे, लेकिन जिसने इस सोच को समझ लिया है उसके लिए ये बहुत आसान है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ हो गया कि एनसीएफ और एनईपी को समझने के लिए हमें उन्हें एक कहानी की तरह देखना होगा। हाँ, एक ऐसी कहानी जिसका हीरो बच्चा है। और पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि बच्चे के सीखने के सफर को बोझिल नहीं बल्कि रोमांचक कैसे बनाया जाए। पुराना बनाम नया स्कूल, पढ़ाई का रेनोवेशन, नंबर नहीं बच्चा जरूरी, ये सब उन बड़े आइडियाज को याद रखने के सूत्र हैं जो परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये समझ बनाना है, और यही समझ आपको एक बेहतर टीचर भी बनाएगी। परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। हाँ, ये असल में क्लास के अंदर पढ़ाने के तरीके को बदलने का एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि इन नीतियों में क्या लिखा है। नहीं, असली सवाल ये है कि एक टीचर के तौर पर इसे जमीन पर कैसे उतारा जा सकता है। चुनौती ज्ञान को व्यवहार में बदलने की है। बिल्कुल।
असली चुनौती भारत की हर क्लास को इन खूबसूरत विचारों की सच्चाई में बदलने की है।